पर फैंग को देखते हैं जो बहुत ही दूर जाकर फेंका चुका होता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी होता है। फैंग वहाँ पर उसी हालत में बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक को अपने हेड ऑन हेड ले चुका हूँ। अगर यहाँ पर कोई 1 स्टार का नॉर्मल एलिमेंटिस्ट होता तो अभी तक मर चुका होता। बहुत अच्छा बात है कि मेरे अंदर यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट का पावर है और मैं यहाँ पर ऑलरेडी आर्मर को भी पहना था, जिसके वजह से मैं किसी भी तरह करके यहाँ पर सरवाइव कर लिया हूँ। तो वाकई में यहाँ पर टू दो गो 3 लेवल की 3 स्टार के एलिमेंटिस्ट के साथ एक साथ फाइट करना वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। हम यहाँ पर झाओ चैंगटोंग को देखते हैं जो हंसते हुए ठड अंकल को बोल रहा होता है कि आखिरकार वो कैसा अटैक था, तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। ठड अंकल आते हुए बोल रहे होते कि क्या वो बंदा मर गया है। झाओ चैंगटोंग बोल रहा होता कि बिना कोई शक का वो मर जाएगा। यहाँ पर दो 3 स्टार एलिमेंटिस्ट का हेड ऑन हेड अटैक लेने के बाद एक 1 स्टार का एलिमेंटिस्ट कैसे ही जिंदा रह सकता है। और यहाँ पर दोनों आदमी जाते हुए बोल रहे होते कि तो अच्छा बात है, चलो जल्दी से हम लोगों को अपना सामान ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग उस जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर फैंग था, वो लोग पाते हैं कि वहाँ पर फैंग मौजूद नहीं। वो लोग बोल रहे होते कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, दो 3 स्टार एलिमेंटिस्ट के अटैक को लेने के बाद भी वो कैसे जिंदा रह सकता है। क्या वो कोई 3 स्टार का एलिमेंटिस्ट था जिसके वजह से वो यहाँ पर बच चुका है। यहाँ पर झाओ चैंगटोंग परेशान होते हुए बोल रहा था कि आखिरकार मेरा अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो बंदा यहाँ पर कैसे बच सकता है। यहाँ पर ठड अंकल बोल रहे होते कि मैं अपने अटैक के स्किल की मदद से यहाँ पर उस बंदे को ट्रैक कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर उसे ट्रैक करने दो कि आखिरकार वो कहाँ गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ठड अंकल एक जगह इशारा करते हुए बोल रहे होते कि उस जगह, और वो लोग वहां से भागते हुए बोल रहे होते कि हमें जल्दी ही पीछा करना होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम फैंग को एक पेड़ के टहनी में बैठे हुए देखते हैं। वो बोल रहा होता है कि चलो वो लोग यहाँ पर बेवकूफ बन चुके हैं और वो लोग अपने आप को यहाँ पर पावरफुल बुलाते हैं। और फैंग वहाँ पर उस आइस गोड फ्रूट को खा लेता है और साथ साथ में उस मैग्मा वाले ड्रिंक को भी पी लेता है जिसका नाम इम्पेरर फ्लावरिंग मैग्मा होता है। फैंग बोल रहा था कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर इसे अपने बदन में एब्जॉर्ब करने में कम से कम 1 वीक लगा लेते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरा डिवोवर स्किल कितना ज्यादा पावरफुल है और ये कितना जल्दी इस मेरे बॉडी में इसके पावर को दे सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस इम्पेरियल मैग्मा को पीने के बाद यहाँ पर फैंग का बदन पूरा तरह से जलने लगता है और सिस्टम बता रहा होता है कि उसका कल्टीवेशन ऑलरेडी यहाँ पर 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर उसके हाथ में स्टार फॉर्मेशन भी बनने लगता है जो 53% तक पूरा हो जाता है। फैंग बोल रहा होता है कि वाकई में यहाँ पर इम्पेरियल मैग्मा बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मैं यहाँ पर बस 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर अपने हाथ में स्टार फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर चुका हूँ। मुझे यहाँ पर सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपना प्योर टैलेंट पे डिपेंड होना होगा। और हम देखते हैं कि फैंग उस दोनों बॉक्स को खोलता है जिसमें से एक बॉक्स में 2 आइस गॉड फ्रूट होता है और एक में एक फायर गॉड फ्रूट होता है। फैंग वहाँ पर दोनों में एक एक फ्रूट को उठाते हुए खा लेता है जिसकी वजह से फैंग का यहाँ पर फायर टैलेंट जीनियस रैंक तक पहुंच जाता है और यहाँ पर आइस टैलेंट जीनियस से यहाँ पर सुप्रीम रैंक तक पहुंच जाता है। और ये सब खाने के बाद फैंग का ऑलरेडी कॉम्बैक्ट पावर 4000 तक पहुंच चुका होता है। फैंग बोल रहा था कि मुझे बस एक दिन चाहिए आइस और थंडर एलिमेंटिस्ट को 1 स्टार तक पहुंचाने के बाद, उसके बाद मेरा पावर ऑलरेडी इन दोनों से बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पर एक आइस बोर्ड फ्रूट को चूचू के लिए छोड़ देता है ताकि वो भी एलिमेंटिस्ट बन सके। तभी हम यहाँ पर झाओ चैंगटोंग और ठड अंकल को देखते हैं जो आ रहा होता है, बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने उस बंदे को खोजा। वो बोल रहे होते हैं कि नहीं, यहाँ पर वो बंदा लगता है कि भाग गया। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, हमारा आइटम उसके साथ है, हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। हम फैंग को देखते हैं जो वहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या ये लोग इतना जल्दी आ चुके हैं। फैंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि चलो इन लोग के साथ थोड़ा देर खेला जाए। हम यहाँ पर झाओ चैंगटोंग को देखते हैं गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है कि अगर मुझे वो बंदा नहीं मिला तो पूरे जंगल को मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा। अभी यहाँ पर ठड अंकल बोल रहे थे कि झाओ चैंगटोंग यहाँ पर देखो। और हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो जमीन में लेटा होता है मानो कि वो यहाँ पर बहुत ही गंदा तरह से घायल हो। यहाँ पर ठड अंकल थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए बोल रहे होते कि जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो ये बंदा यहाँ पर नहीं था, आखिरकार ये अभी यहाँ पर कैसे आ गया है और वो सेम स्पॉट में फिर क्यों आ गया है। यहाँ पर झाओ चैंगटोंग बोल रहा होता है कि इसमें सरप्राइज होने वाला क्या बात है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेवनली इंजर्ड है जिसकी वजह से ये यहाँ पर भाग नहीं पाया। लेकिन वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि खैर ये सब बात छोड़ो, हमें अपने डील को यहाँ पर पूरा करना चाहिए जो हम लोगों ने यहाँ पर अधूरा किया है। वो दोनों यहाँ पर एग्री करते हैं और यहाँ पर ठड अंकल बोल रहे होते कि हम लोग 3 गिनने के बाद एक साथ इसके ऊपर अटैक करेंगे और अपने अपने सामान को उठा लेंगे। लेकिन हम लोग ठड अंकल के फेस में एक अलग ही टाइप का लुक देखते हैं और हम देखते हैं जैसे ही झाओ चैंगटोंग 3 तक गिनता है, यहाँ पर ठड अंकल झाओ चैंगटोंग के ऊपर ही हमला कर देते हैं। लेकिन झाओ चैंगटोंग इसके लिए प्रिपेयर होता है और उस अटैक को रोक लेता है। वो बोल रहा होता है लेकिन झाओ ज्ञान, लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर एम थोड़ा सा गलत है, तुमने यहाँ पर गलत जगह में हमला कर दिया है। तुम्हें लगता क्या है लीन फैमिली कितना ज्यादा बड़ा है जो यहाँ पर मेरे इनाम को लेने के लिए
तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ये सब के लिए। लगता है कि तुम यहाँ पर दोनों ट्रेजर को अकेले ही हथियाना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मुझे पहले खत्म करना चाहते हो। लेकिन हम यहाँ पर थर्ड अंकल को देखते हैं, जो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो यहाँ पर हैरान होते हुए बोल रहे होते कि वाकई में ये बंदा यहाँ पर मुझसे ज्यादा पावरफुल है। ये ऑलरेडी यहाँ पर लेट स्टेज में पहुंच चुका है थर्ड स्टार एलिमेंटिस्ट का। और यहाँ पर झाओ चेंगडोंग बोल रहा होता है कि वाकई में क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी यहाँ पर इसी चीज को करना चाहता था। और ये बोलते हुए वहाँ पर वो थर्ड अंकल के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है गर्दन में, जिसकी वजह से एक ही अटैक में यहाँ पर थर्ड अंकल मर जाते हैं। यहाँ पर झाओ चेंगडोंग बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा बस इसी पॉइंट के लिए कि तुम यहाँ पर बस अपने गार्ड को डाउन करो और मैं एक ही ब्लो में यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूं। झाओ चेंगडोंग यहाँ पर थर्ड अंकल को मारने के बाद बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर मुझसे खेलना चाहते थे, अब नर्क में जाकर खेलना, वो भी अकेले। और ये सब होने के बाद झाओ चेंगडोंग यहाँ पर फेंग के ऊपर अपने स्टिक को करते हुए बोल रहा होता है कि हे बच्चे, आखिरकार तुम यहाँ पर और कितने देर तक नाटक करने वाले हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर किसी खेलने का सामान की तरह दिख रहा हूँ? यहाँ पर फेंग अपनी एक आंख को खोलते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले से जानते थे? यहाँ पर झाओ चेंगडोंग चौड़ में आते हुए बोल रहा होता है कि एकदम, मुझे यहाँ पर पता था, एक मरा हुआ इंसान का स्मेल अलग ही होता है, लेकिन तुम्हारा कुछ अलग था। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारा नोज बहुत ही ज्यादा तेज है। यहाँ पर झाओ चेंगडोंग बोल रहा होता है कि कुछ भी हो, यहाँ पर जब लिन जियांग ज्ञान और मैंने मिलकर तुम्हारे ऊपर अटैक करने का डिसाइड किया तो तुमने यहाँ पर हल्का सा भी आहट नहीं दिखाया। क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला है? यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि एकदम मैं जानता था, आखिरकार कौन ही बेवकूफ इंसान होगा जो इतने वैल्यूएबल ट्रेजर को पाना नहीं चाहेगा। अगर उसे एक इंसान को मारना ही पड़े इसके वजह से तो वो क्यों ना मारे। लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा सा प्रिडिक्शन गलत हो गया। मैंने सोचा था कि इसके वजह से तुम दोनों यहाँ पर इंजर्ड हो जाओगे, लेकिन तुमने तो बस एक ही अटैक में यहाँ पर इस बंदे को जान से मार डाला। यहाँ पर झाओ चेंगडोंग बोल रहा होता है कि हाँ, यही होता है जब कोई मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करता है। यहाँ पर फेंग भी मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, उस बंदे को यहाँ पर जरा सा भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप यहाँ पर झाओ चेंगडोंग है ही नहीं। और ये बात सुनकर यहाँ पर वो बंदा जिसे अभी हम लोग झाओ चेंगडोंग बोले वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फेंग उसका इस तरह एक्सप्रेशन देखते हुए बोल रहा होता है कि वो तो मैंने यहाँ पर सही गैस किया है। यहाँ पर फेंग आगे बता रहा होता है कि झाओ चेंगडोंग जो मून आई सिटी से है, वो बस यहाँ पर 3 स्टार अर्लियर स्टेज का एक एलिमेंटिस्ट है। और जिनहाओ लिन फैमिली का पेट है, आज वो ऑलरेडी 4 स्टार का एक एलिमेंटिस्ट है। वो यहाँ पर बेवकूफ नहीं है कि वो खुद आएगा इस डील को करने के लिए। अगर वो आता इस डील को करने के लिए तो आज यहाँ पर थर्ड अंकल की जगह वो मरा हुआ होता। यहाँ पर झाओ चेंगडोंग बोल रहा होता है कि आखिरकार क्या बोल रही है सब क्या? यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि ऑब्वियस सा बात है कि झाओ चेंगडोंग एक अर्लियर स्टेज का एलिमेंटिस्ट है और यहाँ पर जिनहाओ एक 4th रैंक का एलिमेंटिस्ट है। तुम यहाँ पर थर्ड अंकल को मार सकते हो तो जिनहाओ यहाँ पर झाओ चेंगडोंग को क्यों नहीं मार सकता है? और ये सब एनालिसिस से मेरे पास एक ही डेटा है कि यहाँ पर रियल झाओ चेंगडोंग ऑलरेडी मर चुका है। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद ये नकली वाला झाओ चेंगडोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक प्रीशियस बीस्ट बहुत ही भयानक वाला हंसी हंसने लगता है। वो वहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में जो इंसान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होशियार होता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। बच्चे, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, लेकिन यहाँ पर अफसोस का बात है कि तुम यहाँ पर और ज्यादा जी नहीं सकते हो। हम देखते हैं कि नकली झाओ चेंगडोंग अपने बदन से एक बहुत ही इमेंस अमाउंट का ऑरा रिलीज कर रहा होता है। उसके ऑरा को देखते हुए फेंग भी हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या इसका पावर यहाँ पर धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। इसका पावर ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8000 तक पहुंच चुका है। तो आखिरकार यहाँ पर थर्ड अंकल इसके सामने कोई मैच नहीं थे, लेकिन आखिरकार इसका पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है इसके अंदर से डिमोनिक ऑरा क्यों निकल रहा है? यहाँ पर झाओ चेंगडोंग बोल रहा होता है कि बहादुर बच्चे, क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई लास्ट वर्ड है? फेंग यहाँ पर घबराते हुए बोल रहा होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पर मरने से पहले डिवाइन फिश स्टाफ के सीक्रेट के बारे में जान सकता हूँ? मैं उसे मरने से पहले देखना चाहता हूँ। झाओ चेंगडोंग बोल रहा था कि क्या ये डिवाइन फिश स्टाफ किसी तरह का सीक्रेट को होल्ड करता है? असल में डिवाइन फिश स्टाफ झाओ चेंगडोंग का वही वेपन है जो वो अपने हाथ में पकड़ा है। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि हाँ, डिवाइन फिश स्टाफ अपने अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस सीक्रेट को होल्ड किया हुआ है, इसकी वजह से पूरा अर्थ भी सेटल हो सकता है। ये स्टाफ एक ऐसा है जो ह्यूमैनिटी को बहुत ही आगे तक लेके जा सकता है। यहाँ पर झाओ चेंगडोंग भी हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि ये डिवाइन फिश स्टाफ मेरे पास कुछ समय से है, लेकिन आखिरकार मुझे इस तरह का कोई क्लू महसूस क्यों नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई सीक्रेट भी हो सकता है। फेंग वहाँ पर खड़ा होते हुए बोल रहा होता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर इस सुप्रीम ट्रेजर को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व किया, लेकिन तुम्हें इसके बारे में अभी तक कोई क्लू पता नहीं चला है कि डिवाइन फिश स्टाफ
कितना भयानक ट्रेजर है। यहाँ पर झाओ चेंगटोंग बोल रहा होता है कि चलो जब ये तुम्हारा आखिरी इच्छा है तो बताओ कि आखिरकार डिवाइन फिश स्टाफ किस तरह का सीक्रेट को अपने अंदर होल्ड किया है। फेंग बोल रहा होता है कि मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या तुम इसके बदले में मुझे जीने का और एक मौका दोगे। यहाँ पर झाओ चेंगटोंग बोल रहा होता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फेंग बोल रहा होता है ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान से सुनना। वो बोल रहा होता है कि इस स्टाफ को जमीन के अंदर गाड़ दो और तुम यहाँ पर अर्थ एलिमेंट से यहाँ पर इस स्टाफ को कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करो। यहाँ पर वैसे ही झाओ चेंगटोंग बोलता है और बोल रहा होता है कि आगे क्या करना है। फेंग बोल रहा होता है कि 3 स्टेप पीछे लो और अपने फायर एलिमेंटिस्ट की मदद से यहाँ पर महसूस करने का कोशिश करो कि आखिरकार स्टाफ में किस तरह का हलचल हो रहा है। यहाँ पर झाओ चेंगटोंग बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे ट्रिक करना चाहते हो। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि एक बंदा जो जीने और मरने के हालत के बीच में फंसा हुआ है वो एक 3 स्टार एलिमेंटिस्ट के सामने मजाक करेगा। यहाँ पर झाओ चेंगटोंग भी बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हारे बात में तो यहाँ पर दम है, ठीक है मैं तुम्हारे बात को मानता हूँ। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि ये सब मेरे आइडेंटिटी से रिलेटेड है, मैं बाद में इस मार्क्स को हटा दूंगा, अभी अगर मैं इस मार्क्स को हटा देता हूँ तो तुम समझ जाओगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि झाओ चेंगटोंग भी बोल रहा होता है ठीक है तुम अगर ऐसे बोल रहे हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे बात को मान लेता हूँ। और वो यहाँ पर 3 स्टेप पीछे जाते हुए अपने फायर एलिमेंटिस्ट की मदद से उस चीज को महसूस करने वाला होता है, लेकिन वो बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर मैं किस तरह का महसूस करूँ, मुझे तो यहाँ पर कोई भी महसूस नहीं हो रहा है। फेंग बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स ये इसलिए क्योंकि वो अपने रिंग को यानी उस स्पेस रिंग को वहीं पर रखते हुए बोल रहा होता है कि क्योंकि तुम यहाँ पर बेवकूफ बन चुके हो। और हम देखते हैं कि फेंग का इस बात को सुनने के बाद झाओ चेंगटोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए तो बोल रहा होता है कि हे लिटिल ब्रैट, तुम कमीने इंसान, तुम यहाँ पर इतना देर से अपने एनर्जी को रिस्टोर करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर स्केप कर सकते हो मेरे इस पंच के आगे। हम देखते हैं कि वो झाओ चेंगटोंग अपने पंच को लेते हुए फेंग के आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर फेंग को बोल रहा होता है कि जल्दी से वो रिंग मुझे दे दो वरना तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फेंग भी बोल रहा होता है कि एज योर विश। ये बोलते हुए फेंग यहाँ पर उस रिंग को झाओ चेंगटोंग के फेस की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से झाओ चेंगटोंग अपने मुक्के को अपने फेस में ही मार लेता है। हम देखते हैं फेंग इस मौके को फायदा उठाते हुए तुरंत ही अपने विंड एबिलिटी की मदद से वहां पर तुरंत ही जाते हुए वो स्टाफ को उठा लेता है। यहाँ पर हम झाओ चेंगटोंग को देखते हैं जो स्पेस रिंग की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि दोनों के दोनों स्पेस रिंग यहाँ पर खाली है, आखिरकार ट्रेजर कहाँ है। यहाँ पर फेंग उस स्टाफ को अपने स्पेस रिंग में रखते हुए बोल रहा होता है कि क्या ये भी कोई पूछने वाला बात है बेवकूफ कहीं का, वो चीज मैंने ऑलरेडी अपने स्पेस रिंग में रख लिया है। हम देखते हैं सुनने के बाद झाओ चेंगटोंग यहाँ पर बहुत ही गुस्से की नजर से फेंग को देखते हुए बोल रहा होता है कि सन ऑफ द बीच, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर झाओ चेंगटोंग एक मुक्के को लाते हुए फेंग के ऊपर मारते हुए बोल रहा होता है कि कमीने तुम मर जाए। यहाँ पर फेंग यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को आगे लाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे मेरा यहाँ पर कोई भी ऐसा विचार नहीं है। फेंग यहाँ पर इस अटैक को डॉज करने की वजह से थोड़ा दूर फेंकाते हुए बोल रहा होता है तो वाकई में अभी भी मेरे पास इतना पावर नहीं कि मैं इसे यहाँ पर जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने पावर को यूज करते हुए यहाँ से भाग सकता हूँ। यहाँ पर झाओ चेंगटोंग ये देखने के बाद हैरान होता है और गुस्सा भी होता है कि उसके दो अटैक की वजह से भी फेंग यहाँ पर नहीं मरा है। वो बोल रहा होता है कि ये कमीना बच्चा यहाँ पर अपने रियल स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। फेंग यहाँ पर अपने विंड एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए हंसते हुए बोल रहा होता है कि ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और बाद में मिलते हैं हम, और हाँ ट्रेजर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं सुनने के बाद झाओ चेंगटोंग अपने एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को गैदर करते हुए आसमान में एक फायर पंच को मार देता है। वो बोल रहा था कि तुम कमीने बच्चे कहीं, क्या आखिरकार तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हो गया कि तुम यहाँ पर मुझसे मेसअप कर सकते हो। और ये सब बोलते हुए यहाँ पर झाओ चेंगटोंग का बहुत ही ज्यादा रेज बढ़ रहा होता है, वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। फेंग यहाँ पर उसको ट्रांसफर होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है। वो बोल रहा होता है कि ये बंदा एक इंसान नहीं बल्कि यहाँ पर एक मॉर्फ डिमोनिक बीस्ट है, यानी एक ऐसा डिमोनिक बीस्ट जो अपने रूप को इंसान की तरह चेंज कर सकता है और या फिर दूसरे की तरह चेंज कर सकता है किसी भी तरह। और यहाँ पर झाओ चेंगटोंग यहाँ पर ट्रांसफर होते हुए बोल रहा था कि कमीने मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर झाओ चेंगटोंग एक पूरा तरह से गोरिल्ला में चेंज हो चुका होता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक डिमोनिक बीस्ट वाला ऑरा निकल रहा होता है। फेंग अभी भी शौक होता है और हैरान होता है कि आखिरकार ये बंदा इंसान है या फिर एक डिमोनिक बीस्ट है। हम लोग झाओ चेंगटोंग को देखते हैं जो ऑलरेडी एक गोरिल्ला डिमोनिक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो यहाँ पर अपने छाती को ठोकते हुए बोल रहा होता है कि तुम कमीने बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। हम फेंग को देखते हैं जो भागते हुए मन में बोल रहा होता है कि इसका स्ट्रेंथ ऑलरेडी यहाँ पर 3rd स्टार ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल तक पहुंच चुका है, मतलब 4 स्टार से बस एक कदम दूर। लेकिन आखिरकार ये बंदा सच में एक इंसान है या फिर डीमन, अभी भी फेंग को कंफ्यूजन हो रहा होता है। हम यहाँ पर झाओ चेंगटोंग को देखते हैं जो बहुत ही लंबा सांस लेते हुए वहाँ पर स्मेल करने का कोशिश कर रहा होता है। फेंग भी बोल रहा होता है कि क्या ये यहाँ पर स्मेल करने का कोशिश कर रहा है, अभी मैं यहाँ पर हाइड हूँ, क्या अपने एबिलिटी की मदद से ये मुझे ढूंढ सकता है। हम यहाँ पर उसी गोरिल्ला बीस्ट को देखते हैं जो सूंघने के बाद यहाँ पर पता लगा लेता है कि फेंग किस तरफ में है। और ये देखने के बाद फेंग भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बोल रहा होता है कि सही में ये यहाँ पर मुझे स्मेल करके डिटेक्ट कर लिया है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हम वहाँ पर उसी गोरिल्ला को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम कमीने, यहाँ पर तुमने मुझे एक बार नहीं बल्कि 2 बार ट्रिक किया है, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा।
ये बोलते हुए वो यहाँ पर फेंग के पीछे पड़ जाता है और हम देखते हैं फेंग भागते हुए बोल रहा होता है ये गोरिल्ला यहाँ पर धीरे धीरे और ज्यादा फास्टर होते जा रहा है, मुझे यहाँ पर जल्दी से ही कोई उपाय ढूंढना होगा वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तभी फेंग को सामने में एक लेक दिखता है और फेंग तुरंत ही अपने डायरेक्शन को रोटेट कर लेता है, उस लेक की तरफ कर लेता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह करके इस पानी के बहाव के साथ यहाँ से भागना होगा। यहाँ पर वो गोरिल्ला बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो, भले तुम किधर भी चले जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर देखते हैं फेंग ऑलरेडी उस वाटर के सामने पहुंच जाता है। ये चीज यहाँ पर वो गोरिल्ला भी समझ जाता है। वो अपने रेज फॉर्म में आते हुए बोल रहा होता है कि तुम बच्चे, क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि तुम आओ इस पानी के बहाव के साथ यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही बड़े गलतफहमी में हो। ये देखने के बाद यहाँ पर फेंग भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है। हम वहाँ पर उस गोरिल्ला को देखते हैं जो जमीन में एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से फेंग वहाँ पर बहुत बाल बाल उस अटैक को डोज करता है। वो वहाँ पर ब्लैक फ्लिप करते हुए यहाँ पर उस गोरिल्ला के मुंह में एक जोरदार किक मार देता है, जिसकी वजह से गोरिल्ला थोड़ा सा पीछे जाकर घिसक जाता है। और इस मौके को देखते हुए यहाँ पर फेंग तुरंत ही उस पानी के अंदर कूदने के लिए भाग जाता है। हम देखते हैं वो गोरिल्ला किसी तरह अपने आप को संभालते हुए यहाँ पर एक जोरदार फायर अटैक करते हुए यहाँ पर फेंग के पीछे छोड़ देता है। फेंग एंग मोते पे वहाँ पर उस लेक के अंदर कूद जाता है, लेकिन उस अटैक की वजह से देखते हैं जो लेक से टकराता है बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर जैसे ही धमाका शांत होता है हम उस गोरिल्ला को देखते हैं वो परेशान होते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये सेंट पूरा तरह से खत्म हो गया है। डेमिट ये बच्चा यहाँ से भाग गया है, क्या उसे यहाँ पर ट्रैक करना इतना मुश्किल है? मैं बस यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने में ही फेल नहीं हो गया, बल्कि मैंने यहाँ पर गॉड आइस फ्रूट और फायर गॉड फ्रूट दोनों को ही यहाँ पर खो दिया हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो गोरिल्ला जो असल में झाओ चेंगटोंग होता है वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने आसपास देखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर माउंटेन लू हाव में जल्दी से यहाँ से भागना होगा। मैं अपने रियल आइडेंटिटी को ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया हूँ, मैं जल्दी से नहीं भागूंगा तो मुझे फिर से वो हुआन ऑर्गेनाइजेशन के बंदे यहाँ पर मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। वो लोग यहाँ पर बस पागल ही नहीं है बल्कि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और हमें यहाँ पर कुछ प्लेस मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर झाओ चेंगटोंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। वो गोरिल्ला बोल रहा होता है कि मैं फिर से पकड़ाना यहाँ पर अफोर्ड नहीं करवा सकता हूँ, भले यहाँ पर मैं मर जाऊं लेकिन फिर से नहीं, मैं अपने जान को जोखिम में डालकर वहां से भागा हूँ। यानी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये गोरिल्ला असल में झाओ चेंगटोंग ही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी वजह से इस तरह का डिमोनिक बीस्ट में कन्वर्ट हो गया है। फिर हम यहाँ पर लुहाओ माउंटेन का सीन देखते हैं, फिर हम उसी तालाब का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक हाथ को देखते हैं। वो और कहीं बल्कि यहाँ पर फेंग का हाथ होता है। फेंग यहाँ पर उस तालाब या नदी जो बोलो उससे बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है चलो मैं किसी भी तरह करके वहां से स्केप कर लिया। वो अटैक बहुत ही ज्यादा नजदीक था, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो मेरा खात्मा वहीं पर था। फिर यहाँ पर फेंग अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। फिर यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि आखिरकार झाओ चेंगटोंग इस तो किस तरह का बंदा है जो इंसान और डीमन दोनों में ही कन्वर्ट हो सकता है। ये असल में फेंग के लिए भी एक नया चीज था। फेंग यहाँ पर हमें ये भी बता रहा होता है कि जनरली 6th लेवल में पहुंचने के बाद ही कोई डिमोनिक बीस्ट या क्यूरियस बीस्ट यहाँ पर उसके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ने लगता है ताकि वो लोग यहाँ पर इंसानों की तरह बात कर सके या फिर इंसान में कन्वर्ट हो सके। और यहाँ पर सिर्फ 8 लेवल या उसके ऊपर से ही जो डिमोनिक बीस्ट और क्यूरियस बीस्ट होते हैं वो पूरा तरह से यहाँ पर पॉलीमर डिमोनिक बीस्ट होते हैं जो इंसान के रूप को भी धारण कर सकते हैं। लेकिन वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि एक अच्छे खासे बेस को भी यहाँ पर वो लोग अकेले ही तबाह कर सकते हैं। फेंग ये भी बोल रहा होता है लेकिन झाओ चेंगटोंग वो बंदा यहाँ पर 4th लेवल के आसपास था, उसका यहाँ पर पावर 6 लेवल के बहुत ही ज्यादा कम था, उसके बाद भी वो यहाँ पर पूरा तरह से इंसान में कन्वर्ट हो सकता था। मुझे तो यहाँ समझ ही में नहीं आ रहा है ये सब क्या चलने में है, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाद में इसके बारे में अच्छा से सोचूंगा जब मुझे यहाँ पर कुछ क्लू मिल जाएगा। और यहाँ पर फेंग को जो थर्ड अंकल के पैकेट से वो उल्फ का बीस्ट कोर मिलता है। फेंग वहाँ पर क्रीपी सा लुक बनाते हुए बोल रहा होता है कि अब मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा। फेंग यहाँ पर उस बीस्ट कोर को खा लेता है जिसकी वजह से उसका विंड एबिलिटी में भी ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाता है। फेंग बता रहा होता है कि यहाँ पर पियरलेस जीनियस ढूंढना एक ऑलरेडी अपने में ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और चूंकि मेरा यहाँ पर फायर और विंड दोनों का ही कल्टीवेशन रैंक बढ़ चुका है तो अब इन दोनों का कॉम्बाइंड पावर और ज्यादा भयानक होने वाला है। फेंग अपने मास्क को उतारते हुए बोल रहा होता है कि चूंकि मेरा आइस एलिमेंटिस्ट भी यहाँ पर 92% तक हो चुका है तो वो कल तक मैं यहाँ पर उसमें भी 1 स्टार एलिमेंटिस्ट में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और यहाँ पर यूं समझ लो कि हर एक एलिमेंट को अलग अलग कल्टीवेट करना पड़ता है। यहाँ पर फेंग के पास जितना ज्यादा एलिमेंट पावर है फेंग उसको सेपरेट कल्टीवेट करेगा, लेकिन ओवरऑल उसका पावर बढ़ते रहेगा। फेंग यहाँ पर जंगल को देखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इतना हड़बड़ी करके डिफेंस लाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का क्वांटिटी अच्छा खासा है, इस समय को इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करना चाहिए और आइस और लाइट एबिलिटी को भी यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहिए। हम फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर फेंग कल्टीवेट कर रहा होता है। फाइनली उसका चारों का चारों एलिमेंट यहाँ पर 1 स्टार के लेवल में पहुंच चुका होता है। और हम उसके स्टेटस विंडो को देखते हैं जहाँ पर विंड और फायर एबिलिटी में उसका स्टार पैटर्न भी उसका आ जाता है और उसका ओवरऑल पावर 6000 तक
तक पहुंच सकता है। मतलब समझ सकते हो कि फैंग के सामने अब 3rd स्टार का एलिमेंटिस्ट कुछ भी नहीं है। फैंग यहाँ पर बता रहा होता है कि मैं इस दुनिया में पहला ऐसा इंसान हूँ कि 4 एलिमेंट को अकेले ही कल्टीवेट कर चुका हूँ और मेरा ओवरऑल पावर 6000 तक पहुंच चुका है। जहाँ तक 3rd स्टार एलिमेंटिस्ट का बात है तो उन लोग का पावर बस 5000 होता है, यानी मैं इनेट स्टेज के 3rd स्टार लेवल इंसान को अकेले ही हरा सकता हूँ। फैंग यहाँ पर खुश होते हुए बोल रहा होता है कि जबकि मैं यहाँ पर 3rd स्टार इतना पावरफुल बन चुका हूँ और यहाँ पर यांग सिटी में ऐसे गुने चुने ही लोग होंगे जो 3rd स्टार या फिर उसके ऊपर होंगे, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार लिन फैमिली अब मेरा क्या उखाड़ने वाला है। लिन फैमिली के ऊपर मैं जल्दी इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ, उन लोग को उसका पापों का पश्चाताप करने वाला हूँ। हम फिर नेक्स्ट सीन में डिफेंस लाइन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग वाइस कमांडर वैंग के चैम्बर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है। वो बोल रही होती है कि वाइस कमांडर वैंग, ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम होगा, लेकिन यहाँ पर हेल्प करने के लिए मैं अपने फैमिली के तौर से आपको शुक्रिया बोल रही हूँ। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिनहाओ की कजन होती है, वही चुड़ैल। यहाँ पर वाइस डायरेक्टर वैंग भी मुस्कुराते हुए बोल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही छोटा सा मैटर है, हा। तभी हम देखते हैं उसका एक बंदा यहाँ पर दौड़ते हुए आता है और बोल रहा होता है कि पूरा तरह से जो मैटर है वो क्लियरिफाई हो गया है। और यहाँ पर वो बंदा बता देता है कि यहाँ पर मिस लिन जो लड़की को यहाँ पर खोज रही है वो और कोई नहीं बल्कि चूचू है। वो यहाँ पर फैंग के ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उन लोग के ऊपर यहाँ पर कल एक फ्यूसिस बीस्ट के ग्रुप ने अटैक कर दिया था और उस ग्रुप में से बस 7 इंसान जिंदा बच कर आए हैं, जिसमें से एक चूचू भी है, बाकी सब अभी तक मिसिंग है। और यहाँ पर वो बंदा वाइस डायरेक्टर वैंग को उस रिपोर्ट को पकड़ाते हुए बोल रहा था कि ये कुछ इन्वेस्टिगेशन सुपीरियर के द्वारा किया गया है। हम यहाँ पर मिस लेन यानी उस लड़की को देखते हैं जो ये सब बहुत ही खामोशी के साथ सुन रही होती है। और यहाँ पर मिस लेन मन में सोच रही होती है कि अगर चूचू जिंदा है तो हो सकता है ये मैटर थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। हम यहाँ पर वाइस डायरेक्टर वैंग को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि उस ग्रुप में क्रिसियस बीस्ट ग्रुप के द्वारा हमला हो गया था, लेकिन चूचू वो लड़की बहुत ही ज्यादा बहादुर होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर बचकर निकल गई। यहाँ पर मिस लेन बोल रही होती है कि क्या मैं उस रिपोर्ट को अपने हाथों से देख सकती हूँ। और यहाँ पर मिस लेन उस रिपोर्ट को देखते हुए मन में बोल रही होती है कि ये सब यहाँ पर सुपीरियर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आखिरकार इसमें कोई सस्पिशियस चीज क्यों नहीं लिखा गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर चीज नॉर्मल था और ये एक बस नॉर्मल सा इंसिडेंट था जिसमें एक ग्रुप के ऊपर फिर बीच ने अटैक कर दिया था। यहाँ पर मिस लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए मन में बोल रही होती है कि लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे नेफ्यू लिन शुआनियन अगर अभी तक जिंदा होता तो वो कभी भी चूचू को यहाँ पर सर्वाइवल कैंप में आने का मौका ही नहीं देता और यहाँ पर उसको आने से पहले वो जान से ही मार देता उसको। और यहाँ पर मिस लिन बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल है जो चूचू से ही पूछना होगा। यहाँ पर मिस लिन बहुत ही ज्यादा सीरियस सा लुक बनाते हुए बोल रही होती है कि वाइस कमांडर वैंग, क्या मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मुझे यहाँ पर चूचू से मिलना है, मुझे उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। फिर हम लोग यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग को देखते हैं जो इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। हम यहाँ पर उसके मन के बातों को सुनते हैं जो अपने मन में बोल रहा होता है कि लिन फैमिली यांग सिटी का एक प्रेस्टिजियस फैमिली, अगर मैं किसी भी तरह करके इनसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेता हूँ तो फ्यूचर में जाकर मुझे बहुत ही अच्छा एडवांटेज होने वाला है। वो अपने जूनियर ऑफिसर से बोल रहा होता है कि चूचू को यहाँ पर लेकर और मिस लिन इससे मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद उसका जूनियर थोड़ा सा घबराता है। वो बोल रहा होता है कि कमांडर वैंग, आप यहाँ पर जानते ही है कि चूचू वो कमांडर की एक बहुत ही खास गेस्ट है जो कमांडर के अंडर है। हम लोग डायरेक्टली उसको समन नहीं कर सकते हैं, आप तो ये सब जानते हैं ना। यहाँ पर ये सुनने के बाद डायरेक्टर वैंग थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोल रहे होते हैं कि हाँ ये बात सही है कि कमांडर के कोई भी खास मेहमान को हम लोग डायरेक्टली किसी इंसान से नहीं मिलवा सकते हैं जब तक कि कमांडर खुद ही इस चीज के लिए परमिशन ना दे। यहाँ पर डायरेक्टर वैंग अपने मन में भी बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर कमांडर मेरे अच्छे खासे प्लेन के बीच में क्यों आ रही है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर मिस लेन भी बोल रही होती है कि कमांडर वैंग, ये सब ठीक है कि आप मुझे डायरेक्टली कमांडर लियू से मिलवा सकते हैं ताकि मैं उससे बात कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर आपको ज्यादा ट्रबल में नहीं डालना चाहती हूँ। और यहाँ पर मिस लेन अपने मन में बोल रही होती है कि वो कमांडर लियू बस एक नॉर्मल सी तो कमांडर है, उसे जब पता चलेगा मैं कितना प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उसका एक मेंबर हूँ तो वो जरूरी मेरे साथ कोऑपरेट करेगी और वो रिफ्यूजी चूचू के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने में मेरी मदद करेगी ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि आखिरकार मेरा नेफ्यू लिन शुआनियन वो अभी है या फिर है तो कहाँ है और ठीक है या फिर नहीं। बेचारी यहाँ पर मिस लिन को ये पता ही नहीं है कि वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कमांडर के प्री एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग रूम का सीन देखते हैं। हम वहाँ पर अंदर में चूचू को देखते हैं जो किसी रोबोटिक टाइप इक्विपमेंट से वहाँ पर फाइट कर रही होती है। वो यहाँ पर फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा आवाज निकाल रही होती है। फिर कुछ देर बाद फाइट करने के बाद चूचू बोल रही होती है कि वाकई में मैं जितना ज्यादा यहाँ पर फाइटिंग का प्रैक्टिस कर रही हूँ उतना ज्यादा मुझे मजा आ रहा है और मेरा यहाँ पर कॉम्बैट पावर बढ़ रहा है।
और मेरा यहाँ पर जो कॉम्बैक्ट पावर और टेक्निक है वो पूरा तरह से शार्प हो रहा है। यहाँ पर चूचू मुस्कुराते हुए बोल रही होती कि वाकई में मेरा ब्रदर जब जानेगा कि मेरा पावर कितना स्पीड से बढ़ रहा है वो जो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने वाला है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई पीछे से ताली मारते हुए बोल रहा होता है कि एकदम सही। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी फेंग वहाँ पर पहुंच चुका होता है। फेंग बोल रहा होता है वाकई में तुमने यहाँ पर कुछ दिन में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है, मुझे ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर चूचू भी फेंग को देखने के बाद खुश हो जाती है। वो बोल रही होती कि क्या बिग ब्रदर यहाँ पर आ गए हैं, वो भी सेफली। मैं बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। और यहाँ पर भागते हुए वो फेंग की तरफ आते हुए बोल रही होती कि बिग ब्रदर आखिरकार मेरा यहाँ पर प्रोग्रेस कैसा है, क्या आपको ये देखने के बाद अच्छा लगा। फेंग बोल रहा होता है कि नॉट बैड, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे कर रही हो। और वहाँ पर चूचू बहुत ही ज्यादा बात करने लगती है। वैसे ही जब वो सिबलिंग बहुत ही ज्यादा दिन बाद मिलते हैं तो किस तरह हंसते हुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर चूचू एक इक्विपमेंट को पहनी होती है, वो असल में नैनोटेक इक्विपमेंट होता है जिसके बारे में चूचू बता रही होती है और बोल रही होती है कि ये 130 मिलियन में मैंने खरीदा है। ये भले ही बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये अपने होस्ट के साइज के तौर पर अपने साइज को चेंज कर लेता है और स्टोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है। यहाँ पर चूचू बता रही होती है कि मैं प्रैक्टिस करने के बाद बस 2 ही दिन में अपने कॉम्बैक्ट पावर को 100 से बढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर मेरा पावर ऑलरेडी 1 स्टार एलिमेंटिस्ट मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। यहाँ पर ये फ्रैंक सुनने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बोल रहा होता है वाकई में तुम्हारा प्रोग्रेस यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव है। यहाँ पर चूचू बोल रही होती कि बाय द वे ब्रदर, आपने जिस डिमोनिक कोर के बारे में मुझे बता रहे थे वो मैंने आपके लिए बाय करके ला दिया है। ये देखने के बाद यहाँ पर फ्रैंक भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फ्रैंक उस डिमोनिक कोर को देखते हुए मन में बोल रहा होता है कि एक बार मैं फायर और विंड एबिलिटी में 2 स्टार एलिमेंटिस्ट बन जाऊं, उसके बाद मैं इस डिमोनिक कोर को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता हूँ। मुझे ये सबको अच्छा से देखना होगा। यहाँ पर फ्रैंक को देखते हुए चूचू भी स्माइल कर रही होती है। यहाँ पर फ्रैंक बोल रहा होता है कि छोटी लड़की, लगता है कि तुमने यहाँ पर इस चीज को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट किया है ना। यहाँ पर चूचू भी बोल रही होती है कि हाँ, मैंने यहाँ पर अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पर फ्रैंक उसको प्यार करते हुए बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर तुम्हारे लिए जल्दी ही इतने सारे पैसे का इंतजाम कर देगा कि तुम यहाँ पर आसानी के साथ जो चाहो खरीद सकते हो। फ्रैंक यहाँ पर बोल रहा होता है कि ये बस कुछ ही समय का बात है। अगर मैं अपने सिस्टम से अब उस बीस्ट कोर को एक्सचेंज कर लूंगा और साथ में उस डिवाइन स्टाफ को जो मैं यहाँ पर झाओ चेंगटोंग से द्वारा मिला था, तो मुझे यहाँ पर आसानी के साथ 3.3 बिलियन तक मिल जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में जहाँ पर तुम्हारे पास पावर हो तो पैसा बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है जब तक तुम स्ट्रांग हो, और उतना पैसा काफी होगा एक अच्छा सा लग्जरी कार, एक घर और बहुत सारे डिमोनिक कोर को और इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। और ये सब यहाँ पर फ्रैंक असल में अपने ख्वाब में देख रहा होता है। यहाँ पर फ्रैंक बोल रहा होता है बाय द वे चूचू, क्या तुमने यहाँ पर अपने प्रमोशन वाले काम को कर लिया है। चूचू बोल रही होती है कि नहीं, मैंने ये चीज नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ से इस चीज से यूज टू नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे सीनियर सिस्टर लियो ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम पहले ये चीज से अच्छा खासे यूज टू हो जाओ, यानी अच्छे खासे फाइटिंग प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तुम यहाँ पर अपने आईडी को प्रमोट करने के लिए जाना। यहाँ पर चूचू की बातों को सुनने के बाद फ्रैंक बोल रहा होता है कि बाय द वे तुम्हारा सीनियर सिस्टर लियो कहाँ गई है। चूचू बता रही होती है कि कल हम लोग दोनों मिलकर बहुत सारे रिसोर्स को खरीदने के लिए गए थे। यहाँ पर सीनियर सिस्टर लियो ने बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स को खरीदा है और आज वो शहर से कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेशन रूम में गई हुई है। वो बोल रही थी कि मैं अब यहाँ पर 2 स्टार एलिमेंटिस्ट में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलूंगी। यहाँ पर चूचू बोल रही होती कि बाय द वे बिग ब्रदर, क्या आपने यहाँ पर माउंट लू हाउ में वो सब अच्छे से काम कर लिया जिसके लिए गए थे? क्या आपको यहाँ पर लिन फैमिली के खिलाफ कोई सबूत मिला है? यहाँ पर फ्रैंक अपने मोबाइल को निकालते हुए बोल रहा होता है कि एकदम क्लियरली मैंने यहाँ पर हर चीज रिकॉर्ड कर लिया है। अब यहाँ पर लिन फैमिली को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। हम देखते हैं फ्रैंक अपनी स्पेस रिंग से उसी बॉक्स को निकाल लेता है और बोल रहा होता है कि इसे लो और अभी के लिए इसे बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखना। ये सुनने के बाद यहाँ पर चूचू भी थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए पूछ रही होती है कि बिग ब्रदर आखिरकार ये क्या है। हम वो बॉक्स को खुलते हुए देखते हैं, उसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर आइस गॉड फ्रूट होता है। यहाँ पर चूचू भी उसे देखने के बाद समझते हुए बोल रही होती क्या यह सच में आइस गॉड फ्रूट है। वो लेते हुए बोल रही होती कि बिग ब्रदर आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इस जैसे छोटे सिटी में भी इतने लेजेंडरी आइटम को देखूंगी। इसका वर्थ कम से कम 10 बिलियन होगा, तो उसके बाद भी ये मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। अपना तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर फ्रैंक अपने गर्व से अपने नाक को चौड़ा कर रहा होता है और इसके साथ तो मैं एलिमेंटिस्ट भी बन सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रैंक इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि चूचू का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि लिटिल सिस्टर चलो हम लोग यहाँ पर सिटी की तरफ जाते हैं, कुछ इंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि बिग ब्रदर आखिरकार हम लोग अभी सिटी क्यों जाने वाले हैं? फ्रैंक बोल रहा होता है कि हम लोग वहाँ पर कुछ बीस्ट कोर को बाय करेंगे, उसके बाद तुम्हारे असाइनमेंट को भी यहाँ पर खत्म करेंगे। और यहाँ पर चूचू भी बोल रही होती कि ठीक है मैं भी चलने वाली हूँ। हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर कॉरिडोर में मुस्कुराते हुए चल रहे होते हैं। फ्रैंक अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरा सारा एलिमेंटिस्ट का पावर 1 स्टार या फिर 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शनिंग लेवल तक पहुंच चुका है। अब हम लोग दोनों यहाँ पर अपने लेवल को यानी सिटीजन लेवल को अब अपग्रेड करेंगे। उसके बाद जब हम लोग दोनों नॉबल बन जाएंगे तो मैं भी देखता हूँ कि लिन फैमिली आखिरकार हमारे बीच में कैसे आता है।
हम देखते हैं वो लोग जैसे ही ये कमरे से बाहर निकलते हैं वहाँ पर वाइस डायरेक्टर पेंग होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वाह क्या कमाल का बात है कि यहाँ पर वो छोटी लड़की वो भी एक अमेजिंग ग्रेट टैलेंट के साथ मैं तुम्हें ही तो खोज रही थी। हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मिस लिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो बोल रही होती है कि क्या अमेजिंग टैलेंट कॉम्बैक्ट पावर तुम क्या बोल रहे हो को वैंग। यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग बोल रहे थे कि ऑफ कोर्स ये छोटी लड़की कोई सावधान लड़की नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ तक कि वो ग्लोबल नेटवर्क कॉम्बैक्ट में एक साथ 10-10 इंसानों को भी हरा चुकी है, उसके पास अच्छा खासा पावर है। यहाँ पर फैंग और चूचू भी उन दोनों को यहाँ पर देखते हुए और अपने आप को ढूंढते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। और यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कमांडर के पर्सनल ट्रेनिंग रूम में क्या कर रहे हो, मैं अभी पता लगाता हूँ। और यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग के लिए फर्स्ट टाइम होता है कि चूचू को वो यहाँ पर रियली में मिला होता है। वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि क्या सच में तुम ही चूचू हो। यहाँ पर कमांडर का ही सेट बहुत ही अच्छा है जिसने पहले ही पता लगा लिया कि तुम्हारे अंदर कितना हिडन पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ पर हम यहाँ पर पीछे मिस लिन को देखते हैं जो अपने मन में थोड़ा सा सोचते हुए बोल रही होती है कि जरूरी यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है। यहाँ पर मेरा नेफ्यू लिन स्वानियान के साथ कुछ हुआ है, मुझे इस लड़की से अच्छा से पूछताछ करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिरकार मेरा नेफ्यू अभी कहाँ पर है। हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो। यहाँ पर वाइस डायरेक्टर वैंग बता रहे होते कि मैं यहाँ पर वाइस डायरेक्टर वैंग हूँ, इस डिफेंस बटालियन कमांडर का। और वो यहाँ पर मिस लिन का भी इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहा होता है कि इसका नाम यहाँ पर मिस लिन है। हम देखते हैं फैंग और चूचू वहाँ पर एक अजब ही शक्ल बनाते हुए पूछ रहे होते हैं आपस से कि चूचू क्या तुम उसे जानते हो। चूचू बोल रही होती ना ना। यहाँ पर वाइस डायरेक्टर वैंग कमांडर वैंग बोल रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर कमांडर लियो से मिलने के लिए आए थे ताकि हम तुम लोग से मिल सके, लेकिन हम लोग का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्टली हम लोग तुम ही से मिल गए हैं। यहाँ पर मिस लिन चूचू से कुछ सवाल पूछना चाहती है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मिस लिन क्या आप यहाँ पर जो भी पूछना चाहते हैं यहाँ पर चूचू से पूछ सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर लिन सरनेम को सुनने के बाद फैंग थोड़ा सा शौक होते हुए बोल रहा होता है कि इसका नाम लिन है, यानी वो जरूरी लिन फैमिली से कहीं कनेक्शन रखती है और ये यहाँ पर लिन स्वानियन के बारे में पूछने के लिए आई है। हम देखते हैं मिस लिन को जो आगे से बढ़ते हुए चूचू से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है। यहाँ पर चूचू भी कंफ्यूज होते बोल रही होती है कि लेकिन मैं क्यों। यहाँ पर फैंग ये सब के बीच में आते हुए उन लोग को रोकने के लिए बोल देता है। फैंग यहाँ पर चूचू को रोकते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं जानता हूँ, आखिरकार एक अनजान के साथ हम लोग क्यों जाए और उसके सवाल के जवाब क्यों दे। यहाँ पर फैंग डायरेक्टली बोल रहा होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है और हम लोग पास फालतू टाइम नहीं है कि यहाँ पर किसी भी रैंडम इंसान के सवाल का जवाब देते फिरे, तो यहाँ से जल्दी से साइड हट जा, हम लोगों को यहाँ से जाना है। ये देखने के बाद यहाँ पर मिस लिन भी शॉक हो जाती है। वो बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया कि तुम यहाँ पर मुझसे रूड हो सकोगे। यहाँ पर वाइस कमांडर बोल रहे होते कि प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाओ, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लिन शुआई मिस लिन है। वो यहाँ पर लिन फैमिली की बहुत ही खास मेंबर है। हम यहाँ पर मिस लिन को देखते हैं जो बहुत ही गुस्सा की नजर से फैंग को देख रही होती है और बोल रही होती कि ये बंदा जरूरी यहाँ पर क्वीन फैंग होगा। और ये देखने के बाद यहाँ पर चूचू भी थोड़ा सा डर जाती है। बोल रही होती कि क्या ये सच में लिन फैमिली से बिलोंग करती है। लिन फैमिली ऑलरेडी हमें ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। फैंग यहाँ पर चूचू को शांत करते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नहीं डरने का जरूरत है, तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ पर मौजूद है, तुम्हें कोई भी घूर के नहीं देख सकता है। यहाँ और फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा से बोल रहा होता है ठीक है तुम्हारा नाम यहाँ पर लिन है ना, तुम्हें यहाँ पर जो भी सवाल पूछना है यहीं पर शांति से पूछो, यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है तो जल्दी पूछना। हम देखते हैं ये सब देखने का तो वाइस कमांडर वैंग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए और यहाँ पर घबराते हुए बोल रहे होते हैं कि बच्चे तुम्हें पता भी है कि ये लिन फैमिली की एक बहुत ही प्रीस्टिजियस मेंबर है, तुम यहाँ पर इसको इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी हो सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं फैंग जो बोल रहा होता है वाइस कमांडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मुझे एक अच्छा सलाह दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई लिन फैमिली हो या फिर खुद ही सिटी लॉर्ड ही क्यों ना हो, जब तक कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ चूचू को यहाँ से कोई भी नहीं लेकर जा सकता है। अगर कुछ को किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकता है। हम लोग फैंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो मिस लिन से डायरेक्टली बोल देता है कि तुम्हें जो कुछ पूछना है तुम यहाँ पर पूछ सकती हो, लेकिन चूचू मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा, तुमको जो पूछना है शांति से पूछो यहाँ पर। ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है मिस लिन। वो मन में बोल रही होती कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर लिन सुजानियन का मैटर पब्लिकली नहीं पूछ सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। फिर वो यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग से बोल रही होती है क्या मैं यहाँ पर पहले कमांडर लियू से मिल सकती हूँ। यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोल रहे होते हैं कि इसके बारे में कमांडर लियू वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं फैंग बता देता है कि यहाँ पर कमांडर असल में अभी सर्कुलेशन में है और वो अभी किसी भी गेट से मिलने के हालत में नहीं है। यहाँ पर मिस लिन मन में बोल रही होती है कि ये रिफ्यूजी लिन फैन थोड़ा सा ट्रबलसम वाला हो सकता है। यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग बोल रहे होते हैं कि मिस लिन क्या आप यहाँ पर इस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद मिस लिन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोल रही होती है कि कमांडर वैंग ये बात बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मैं यहाँ पर इस तरह इसके बारे में नहीं बात कर सकती हूँ। क्या आप एक मैसेज कमांडर लियू को मेरे तरफ से पहुंचा सकते हैं कि मैं अभी चूचू को यहाँ से लेकर जा रही हूँ
और मैं कुछ दिन बाद इसे वापस यहाँ पर ले आऊंगी। हालांकि यहाँ पर कमांडर वेंग इस चीज के लिए ना बोल देते हैं। वो बोल देते हैं कि बिना कमांडर लियू के परमिशन से हम उनके गेस्ट को कहीं भी नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस लिन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चूचू और फेंग एक रिफ्यूजी तो ही है, आखिरकार अगर हम इसे बिना परमिशन के ले भी जाएं तो क्या हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कमांडर वेंग अभी भी मना कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस लिन बोल देती है कि कमांडर वेंग सच में क्या आप यहाँ पर लिंग फैमिली से भिड़ना चाहते हैं? आपको यहाँ पर शांति से मेरे बात को मान लेना चाहिए। और यहाँ पर मिस लिन चूचू की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मन में सोच रही होती है कि वैसे भी कमांडर लियू एक नॉर्मल सी तो कमांडर ही है, और लिन सुहानियन का लाइफ और डेथ वाला मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कमांडर लियू यहाँ पर कुछ करने का कोशिश भी करती है तो मैं यहाँ पर लिन फैमिली के बैकग्राउंड से उसे कुचल कर रख दूंगी। और हम देखते हैं कि मिस लिन का हाथ चूचू तक पहुंच पाता या फिर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही फेंग उसके हाथ को रोक देता है। और यहाँ पर मिस लिन इससे पहले कि वहां पर कुछ एहसास कर पाए या फिर कुछ एक्ट कर पाए, फेंग वहां पर अपने पावर को अनलीज करता है और मिस लिन को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर फेंका जाती है। यहाँ पर फेंग एक सीरियस सा लुक बनाते हुए और एक सीरियस टोन में बोल रहा होता है कि मेरी सिस्टर को तुम यहाँ पर हाथ लगाना चाहते हो या तुम्हारे जीने का दिन खत्म हो चुका है, तुम यहाँ पर मरना चाहती हो। और यहाँ पर फेंग के पावर को देखने के बाद सबसे ज्यादा और सबसे पहले कोई हैरान होता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वाइस कमांडर वेंग होता है। वो मन में बोल रहा होता है कि मिस लिन एक 1 स्टार मिड लेवल की एलिमेंटिस्ट है और इस बच्चे ने बस एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। आखिरकार ये इतना यंग होने के बावजूद भी कितना पावरफुल है। क्या ये बच्चा यहाँ पर 1 स्टार लेट स्टेज का एक एलिमेंटिस्ट है उतना ही जितना मेरा ताकत है, एक फायर एलिमेंटिस्ट। ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही टेरिफाइंगली जीनियस, इंटेलिजेंट और पावरफुल है। यहाँ पर वाइस कमांडर वेंग ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो रहे होते हैं और उन्हें जलन भी हो रहा होता है। और यहाँ पर मिस लिन जो वहां पर खड़ा होने का कोशिश कर रही होती है और अपने होश में आते हुए मन में बोल रही होती है कि क्या ये लोग बस एक नॉर्मल से रिफ्यूजी नहीं है? आखिरकार यहाँ पर गलत कहाँ हो रहा है? हमारा इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा गलत कैसे हो सकता है? ये लोग कोई नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर मिस लिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन में बोल रही होती है कि ये बच्चा यहाँ पर लिन टियानियान से भी ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है। यहाँ पर हम लोग इस मैटर को और लंबा नहीं खींच सकते हैं, नहीं तो मैं जितना लंबा हम लोग इस मैटर को खींचेंगे ये मैटर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। मुझे यहाँ पर इस बच्चे को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना होगा। और ये बोलते हुए मिस लिन वहाँ से भाग जाती है। वो बोल रही होती है कि बस तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से खत्म कर दूंगी। हालांकि यहाँ पर वाइस कमांडर उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। हालांकि यहाँ पर वाइस कमांडर वेंग भी फेंग के पावर को देखने के बाद बहुत चक्का हुए होते हैं। वो यहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए ही फेंग को एक सलाह देते हैं कि तुम्हें अब डिफेंस लाइन को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि लिन फैमिली कोई ऐसा फैमिली नहीं है जिसे हम लोग संभाल सकते हैं। वो लोग जरूरी कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए गए होंगे और जल्दी ही वो लोग तुम्हें खत्म करने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो हम भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पर फेंग वाइस कमांडर वेंग को शुक्रिया बोल रहा होता है कि उन्हें एक सलाह देने के लिए। वो बोल रहा होता है कि मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूंगा। वाइस कमांडर वेंग उधर से जाते हुए बोल रहे होते कि आखिरकार इतना सिचुएशन खराब कहाँ से हो गया है, मैं तो यहाँ पर अपने फायदा निकालने का कोशिश कर रहा था धत्तेरी के। हालांकि यहाँ पर ये सब होने के बाद चूचू थोड़ा सा टेंशन में होती है। वो बोल रही होती है कि बिग ब्रदर। हालांकि उसके चेहरे को देखने के बाद फेंग सब समझ जाता है। वो बोल रहा होता है कि छोटी बच्ची तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये सब मेरे प्लान के ही अकॉर्डिंग हो रहा है। और फिर वो अपने हाथ को खोलते हुए बोल रहा होता है कि इसे देखो मेरे हाथ में क्या लगा है। हम देखते हैं फेंग के हाथ में एक स्पेस रिंग होता है। चूचू भी ये देखने के बाद हैरान होती है। वो पूछ रही होती है कि आखिरकार ये स्पेस रिंग कहाँ से मिला आपको? यहाँ पर फेंग बताता है कि ये उसी औरत का है, मतलब मिस लिन का, ये जो यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हुई थी। चूचू शौक होते हुए बोल रही होती कि आखिरकार ब्रदर आपने उसके रिंग को कब अपने कब्जे में कर लिया, हमने इसे क्यों नहीं देख पाया? आप बहुत ही ज्यादा तेज है ब्रदर। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि बच्ची तुम आखिरकार अपने ब्रदर को चोर कैसे बुला सकती हो? मैंने यहाँ पर इसे चोरी नहीं किया है। चूचू बोल रही होती कि ब्रदर हमें देखना चाहिए, इसके अंदर बहुत ही खास खास सामान अवेलेबल हो सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि चूचू और फेंग एक जगह बैठते हुए उसकी स्पेस रिंग को चेक कर रहे होते हैं जिसके अंदर अच्छा खासा मटेरियल होता है। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर कुछ मटेरियल को कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकता हूँ और तुम भी यहाँ पर कुछ पिल है जो तुम्हारे आइस एलिमेंट को पावर अप करेगा। चूचू भी बोल रही होती कि हाँ जल्दी ही मैं आइस गॉड फ्रूट को खाने के लेवल में आ जाऊंगी और उसके बाद मैं भी एक एलिमेंटिस्ट बन जाऊंगी। फेंग बोल रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा सामान है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में बिक जाएगा। चूचू बोल रही होती है कि वाकई में उस औरत का आज दिल टूटने वाला है।
हम डिफेंस लाइन के बाहर का सीन देखते हैं। वहां पर हम ब्लैक कलर का एक कार देखते हैं। वो कार में और कोई नहीं बल्कि मिस लिनी बैठी होती है। वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि क्या आखिरकार मेरा रिंग कहाँ पर गया है। उस रिंग के अंदर मेरा जिंदगी भर का और ज्यादा से ज्यादा कमाई मैंने जमा करके रखा था। और वो मन में बोल रही होती कि क्या ये हो सकता है कि उस लड़के ने मेरे रिंग को चुरा लिया है। और ये सोचने के बाद यहाँ पर मिस लिन का थोड़ा सा फटने लगता है। वो बोल रही होती है कि वो लिंगफेंग बच्चा वो मेरे सोच से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावरफुल है। वो इतना स्पीड से मेरे रिंग को चुरा लिया कि मैंने उस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाया। अगर वो वहां पर चाहता तो मुझे एक ही पल में जान से भी मार डालता। वो सब वो नहीं किया, यानी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे जल्दी ही इसके बारे में फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पर मिस लिन अपने ड्राइवर को बोलती है कि जल्दी से गाड़ी भगाओ। वो मन में बोल रही होती जल्दी से मुझे इसके बारे में कजन को बताना होगा। उसे जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना होगा, नहीं तो मैं हम लोग का लगने वाला है वाट। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि बिग ब्रदर क्या वो औरत यहाँ पर फिर से आने वाली है अपने रिंग को लेने के बाद जब उसे पता चलेगा तो। फैंक बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स नहीं, उसके अब अंदर इतना हिम्मत ही नहीं होगा कि वो यहाँ पर वापस आ सकती है। वो मेरे पावर को देखने के बाद ऑलरेडी उसका हालत खराब हो चुका होगा और उसके बाद भी उन लोग के पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैंने उसके रिंग को चुराया है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिस्टर लियू यान आ जाती है। वो यहाँ पर फैंक को देखते हुए बोल रही होती है कि फैंक तुमने पूरे रात भर मुझे इंतजार करवाया, तुम आखिरकार कल रात कहाँ थे? क्या तुम सीक्रेटली किसी और लड़की को यहाँ पर डेट कर रहे हो, वो भी मुझे बिना बताए? और हम देखते हैं कि यहाँ पर सीनियर लियू यान के बदन से और ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और यहाँ पर सीनियर लियू यान को देखने के बाद चूचू उसके पास चली जाती है। यहाँ पर फैंग उसके बड़े हुए पावर को देखते हुए मन में बोल रहा होता है कि वाकई में ये लड़की एक टेरिफाइंग एलिमेंटिस्ट मास्टर है। वाकई में ये ऑलरेडी एक 2 स्टार एलिमेंटिस्ट के लेवल में पहुंच चुकी है, वो भी इतना यंग एज में। यहाँ पर फैंग मिस लियू यान को बोल रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम यहाँ पर ऑलरेडी 2 स्टार एलिमेंटिस्ट बन चुकी हो। यहाँ पर मिस लियू यान भी बोल रही होती कि ओ तो तुमने यहाँ पर नोटिस कर लिया है। चूचू भी बोल रही होती कि सिस्टर क्या सच में आप यहाँ पर 2 स्टार एलिमेंटिस्ट बन चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर लियू यान बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बैटल हुआ है। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान करने के लिए आया था? मुझे बताओ, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई भी हालत में ट्रबल में नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर चूचू बता देती है कि बिग सिस्टर यहाँ पर एक औरत आई थी लिन फैमिली से मुझे लेने के लिए। ये सुनने के बाद यहाँ पर लियू यान पूछ रहे होते कि आखिरकार क्यों। और यहाँ पर जैसे ही मिस लियू यान को ये चीज पता चलता है कि आखिरकार मैटर क्या है और वो क्यों आई थी, बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोल रही होती है आखिरकार उसका हिम्मत कैसे हो गया कि वो मेरे इंसान को मेरे आदमियों को यहाँ पर हाथ लगा सके, वो भी बिना मेरे परमिशन के। लिन फैमिली आखिरकार वो इस फैमिली के नाम में कितना उछल रही है। वो तो एक छोटा सा फैमिली है, उन लोग का इतना औकात हो गया कि वो मेरे से भिड़ने का कोशिश कर सकती है। और यहाँ पर मिस ली जान चूचू को बता रही होती कि अब कोई भी लिन फैमिली से आए तो तुम तुरंत ही यहाँ पर अपने सीनियर सिस्टर को इन्फॉर्म कर लेना, मैं संभाल लूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार लिन फैमिली का औकात कितना बढ़ गया है। चूचू बोल रही होती कि लेकिन सिस्टर वो तो लिन फैमिली है, क्या आपको यहाँ पर डर नहीं लगता है? यहाँ पर मिस लियान बोल रही होती है कि वो एक छोटा सा लिन फैमिली ही तो है, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड भी मुझसे पोलाइट से बात करते हैं, यानी इज्जत से बात करते हैं। तो आखिरकार लिन फैमिली का इतना औकात कैसे हो गया कि वो मेरे सामने अपने औकात को दिखा सके। यहाँ पर फेंग भी अपने मन में बोल रहा होता है कि वाकई में ये लड़की भांजने में एक नंबर है। हालांकि वो बोल रहा होता है कि सीनियर सिस्टर लियू आखिरकार लिन फैमिली एग्जैक्टली कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ये सुनने के बाद लियू आने का अजीब से शक्ल बनाती है, लेकिन वो बता रही होती है कि लिन फैमिली यांग सिटी में अच्छा खासा पावरफुल है। या मान लो कि लिन फैमिली में 3 काउंट है, 2 मार्क्यूस है और बहुत सारे वेन काउंट है। और मैं यहाँ पर साइड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मार्क्यूस असल में 4 लेवल एलिमेंटिस्ट होने के बाद मिलता है और काउंट 3 लेवल एलिमेंटिस्ट को कहा जाता है या फिर उसको वो आईडी मिलता है। और वेन काउंट ये 2 लेवल एलिमेंटिस्ट को मिलता है। और ये सुनने के बाद चूचू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो बोल रही होती है कि क्या लिन फैमिली के पास 2 4 लेवल का एलिमेंटिस्ट है और 3 लेवल का एलिमेंटिस्ट है। हालांकि यहाँ पर फैंग बहुत ही ज्यादा काम होता है। वो बोल रहा होता है कि सीनियर सिस्टर यान आखिरकार जिनहाओ के अलावा लिन फैमिली में कौन 4 लेवल का एलिमेंटिस्ट है। यहाँ पर लियान बताती है कि जिनहाओ के अलावा उसका एक फादर है जो अभी 4th लेवल का एलिमेंटिस्ट है। यहाँ पर यूमर्स में ये भी है कि वो ऑलरेडी 4th लेवल के ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल में पहुंच चुका है और वो जल्दी 5th लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला है। और ये सुनने के बाद फैंग अपने मन में थोड़ा सा सीरियस होते हुए सोच रहा होता है कि एक ऐसा बंदा जो 4th लेवल के ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल में है और 5th लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला है या ऑलरेडी कर चुका है। मैंने जितना सोचा था लिन फैमिली उससे ज्यादा ही पावरफुल है। उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यांग सिटी में एक छोटा मोटा नोबल को अगर जान से मार भी दे
दे तो यहाँ पर उन लोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। वाकई में मुझे जल्दी से जल्दी लिन फैमिली का कुछ करना होगा, नहीं तो मैं वो लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर चूचू पूछ रही होती कि बिग ब्रदर हम लोग क्या करेंगे अगर लिन फैमिली हमारे लिए कोई इंसान को भेज देंगे तो। फैंग बोल रहा होता कि क्या हमारे लिए कोई इंसान को भेज देंगे, हम लोग उस चीज के लिए इंतजार क्यों करेंगे। फैंग बता रहा होता है कि लिन फैमिली के जो हेड पैट्रियाज है यानी जिनहाओ का फादर वो अभी सेकुलेशन में है और बिना उसका लिन फैमिली कोई भी डिसीजन फालतू का नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से उसका फैमिली दाव में लग जाए। और वैसे भी सिटी लॉर्ड के मौजूदगी में कोई भी लिन फैमिली का हमारे ऊपर ओपनली अटैक नहीं कर सकते हैं, तो हमें उतना भी ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। चूचू भी बोल रही होती कि हाँ ब्रदर आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पर लिन युआन बोल रही होती कि क्या तुम लोग सिटी जा रहे हो। फेंग बता रहा होता है कि हाँ। यहाँ पर चूचू और मैं अपना यहाँ पर सिविलियन आईडी को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर लिन युआन बोल रही होती कि वाकई में कितना ज्यादा ग्रेट है, मैं भी सेकंड लेवल एलिमेंटेशन में ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ और मैं भी यहाँ पर अपने आईडी को प्रमोट कराऊंगी, मैं भी अकाउंट में प्रमोट कराऊंगी, तो चलो हम लोग साथ में चलेंगे। चूचू बोल रही होती है ग्रेट सिस्टर चलिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लिन युआन और चूचू आपस में बात कर रही होती है कि वाकई में तुम्हारा ब्रदर जब हमारे साथ चल रहा है तो हम लोग कुछ मिस्टीरियस बॉक्स को भी ओपन करेंगे। यहाँ पर लिन युआन चूचू से कुछ पैसे उधार मांग रही होती है ताकि वो यहाँ पर रिसोर्सेस को खरीद सके और इसी तरह वो लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन पीछे हम लोग फैंग को देखते हैं जो अपने ही मन में कुछ सोच रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग आ रहा है। मैं जब यहाँ पर इन फैमिली के हेड के बारे में सुना हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि चूचू को अगर मैं कोई नोबल टैलेंट दिला भी दूं उसके बावजूद भी यहाँ पर लिन फैमिली उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब मेरे पास बस एक ही उपाय है कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी डिमोनिक कोर को यहाँ पर कंज्यूम करूँ और अपने पावर को जल्दी से जल्दी यहाँ पर बढ़ाऊं ताकि चूचू के ऊपर कोई भी खतरा है तो मैं यहाँ पर उन आदमियों को जान से मार सकूं। नेक्स्ट सीन में हम लोग बैटल नेक्सस के ट्रेनिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन, हम उसके सिस्टम में देखते हैं जहाँ पर फैंग का सारा एलिमेंटिस्ट पावर ऑलरेडी 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से उसका कॉम्बैक्ट पावर भी 8000 हो चुका होता है। फैंग बोल रहा होता है कि मेरा कॉम्बैक्ट पावर 8000 हो चुका है, इसका मतलब मैं आसानी के साथ यहाँ पर किसी भी 3 स्टार लेट स्टेज एलिमेंटिस्ट को हरा सकता हूँ और मैं यहाँ पर अपने डिवाइन स्किल के मदद से मैं पूरा तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी 3 स्टार ग्रैंड परफेक्शन लेवल के भी एलिमेंटिस्ट को 1-on-1 बैटल में हरा सकता हूँ। फैंग वहाँ पर हमें बता रहा होता है कि चूचू और लिन युआन दोनों यहाँ पर अपने आईडी को प्रमोट कराने के लिए गई है और फैंग यहाँ पर सिटी सेंटर में कुछ 100 बीस्ट कोर को खरीदा है। वो कुछ बीस्ट कोर को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ बीस्ट कोर को रखा है। जब वो यहाँ पर 2 स्टार एलिमेंटिस्ट में पहुंचेगा तब उस बीस्ट कोर को यूज करेगा। फैंग हमें ये भी बता रहा होता है कि वो सेकेंड स्टार में ब्रेक थ्रू करने से पहले अपने सेकेंड स्टार पैटर्न को कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो जब सेकेंड स्टार में ब्रेक थ्रू करे तो आसानी के साथ अच्छा खासा पावरफुल बन जाए। फैंग बोल रहा होता है कि अब बस लिन फैमिली में 2 ही ऐसा मेंबर है जो मेरा यहाँ पर दिक्कत कर सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि जिनहाओ और उसके फादर हैं। मुझे किसी भी तरह करके उन दोनों से ज्यादा पावरफुल होना होगा। यहाँ पर फैंग अपने हाथ को देखते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ तक कि मैंने जितना भी बीस्ट कोर खाया उसके बाद भी बस मेरा स्टार पैटर्न 1 स्टार ही से बढ़ा हुआ है। यहाँ पर अब बीस्ट कोर खाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा टैलेंट यहाँ पर पीयरलेस है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे 1 मंथ लग जाएगा कम से कम यहाँ पर सेकंड स्टार पैटर्न को कंप्लीट करने में। हालांकि तुम लोगों को ये सुनने में बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन किसी भी जीनियस रहेंगे टैलेंटेड इंसान को भी यहाँ पर कम से कम 5-6 साल लग जाता है इस चीज को करने में, लेकिन फैंग यहाँ पर बस 1 महीना में ये चीज करने वाला है। फैंग यहाँ पर बोल रहा होता है कि जबकि मैं यहाँ पर 1 महीना तक अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं करवा सकता हूँ, यानी मेरा स्ट्रेंथ भी अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर स्टक रहेगा यानी रुका हुआ रहेगा। इससे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर लिन फैमिली के वो 2 4th लेवल का एलिमेंटिस्ट मूव नहीं करेंगे। अगर ना करे तो ही अच्छा है, वरना मेरे लिए दिक्कत भी हो सकता है। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि अगर लिन फैमिली का ऑल पैट्रियाज अगर हमारे ऊपर अटैक करता है यानी हमें मारने के लिए आता है तो 2 4 लेवल के एलिमेंटिस्ट से मेरे लिए भी बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पर अगर पूरा कोशिश करूँ तो बस मैं अपने जान को बचा सकता हूँ, लेकिन बात हुआ यहाँ पर चूचू के जान का तो ये बहुत ही ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर जिंदा रह सकती है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर डिवाइन रैंक बैटल चैलेंज आपके पास आ गया है। ये असल में वही चैलेंज होता है जहाँ पर फैंग को सिस्टम अपने एक स्पेस में ले जाता है और वहाँ पर उससे बीस्ट से मुकाबला करवाता है।
यहाँ पर सिस्टम बोल रहा होता है कि तुम्हें डिफिकल्टी लेवल को चूज करके यहाँ पर मुकाबला करना होगा, जितने पे तुमको उतना ही हाई रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास बस 3 जिंदगी है, तुमको 3 जिंदगी के अंदर इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर सिस्टम और एक बात मेंशन करता है कि तुम्हें ये मिशन को सेकंड लेवल या फिर सेकंड स्टार एलिमेंटिस्ट में ब्रेक थ्रू करने से पहले इसे कंप्लीट करना होगा। तुम अगर किसी भी एलिमेंट में अगर सेकंड स्टार में ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो तुम इस मिशन को फेल कर जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज देखने के बाद फेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, मानो कि फेंग इसी के इंतजार में हो। फेंग बोल रहा होता है कि ग्रेट सिस्टम, तुम तो अमेजिंग हो, तुमने एकदम सही समय में ये चीज को यहाँ पर लाया है। मैं अब यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही जल्दी से बढ़ा सकता हूँ, मुझे अब 1 महीना यहाँ पर रुकने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर फेंग हालांकि अभी मिशन को चूज नहीं करता है क्योंकि उसको इसके लिए प्रिपेयर भी करना होता है। फेंग बोल रहा होता है कि वे 5 बज गया है, इसका मतलब सिटी हॉल के जितने भी वर्कर है वो अब लीव कर चुके होंगे, तो मुझे यहाँ पर चूचू को लेने के लिए जाना चाहिए और अपने प्रमोशन को भी वहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। फेंग बोल रहा होता है कि वैसे भी मुझे अगर इस डिवाइन रैंक मिशन को कंप्लीट करना है तो मुझे इसे एक बार में ही कंप्लीट करना होगा। अगर एक बार में ना कंप्लीट करूँ तो बहुत सारे रिवॉर्ड को लूज कर जाऊंगा। क्या फायदा 3 जिंदगी होने का, यानी 3 चांस होने का। हम फिर नेक्स्ट सीन में लिन फैमिली के मेंशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर मिस लिन आते हुए जिन हाउ को सब बारे में बता देती है। वो बोल देती है कि लिन शुआनियन का यहाँ पर मिसिंग होने का पीछे में वही दोनों भाई बहन के हाथ होगा। यहाँ पर ये सब सुनने के बाद जिन हाउ बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरा बच्चा लिन शुआनियन अभी कहाँ होगा, वो जरूरी अभी बहुत ही ज्यादा खतरा में होगा मेरा बच्चा। हालांकि यहाँ पर इन लोग को अभी नहीं पता है कि उसका बच्चा ऑलरेडी नर्क में यहाँ पर फ्राई हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जिन्हा बोल रहा होता है कि वो छोटा बच्चा वो हमेशा ये बोलता था और सोचता था कि मैं हमेशा उसके बड़े भाई से उसका कंपेयर करता हूँ और उसे नीचा दिखाता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, असल में मुझे उसका बहुत ही ज्यादा चिंता है। वो ऑर्डिनरी है, उसकी वजह से मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देने का जरूरत पड़ता है। मैं उसके लिए इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार था। आखिरकार मेरा बच्चा भी कहाँ होगा, कैसा होगा। यहाँ पर ये सब सिचुएशन देखने के बाद मिस लिन बोल रही होती कि ब्रदर हाउ आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए, अभी लिन शुआनियन जरूरी जिंदा होगा और वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होगा कहीं पर। वहाँ पर जिन्हा बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मिलना है बस, वो जिंदा है या फिर मुर्दा है, मुझे उससे मिलना है। और यहाँ पर जिन्हा बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक बनाते हुए गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि तुम जल्दी से फोर्थ अंकल को इन्फॉर्म करो इसके बारे में और जल्दी से यहाँ पर फैंग को कैप्चर करने का उसे इन्फॉर्मेशन दो। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर मिस लिन थोड़ा घबराते हुए बोल रही होती है कि ब्रदर हाउ यहाँ पर फैंग वो लड़का ऑलरेडी एक एलिमेंटिस्ट है और उसके पास एक नोबल टैलेंट है, अगर हम उसे ऐसे ही पब्लिकली कैप्चर करते हैं तो हमारे ऊपर दिक्कत भी आ सकता है। जिन्हा बोल रहा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिक्कत आता है या क्या आता है, उसके पास नोबल टैलेंट है तो क्या हो सकता है, या फिर वो जीनियस है तो क्या है, बस वो मेरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ पर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़े, मैं उस बच्चा को यहाँ पर अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। हम देखते हैं इतना सीरियस लुक देखने के बाद मिस लिन भी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती, वो बस बोल देती है ठीक है मैं इस चीज को कर दूंगी। हालांकि यहाँ पर जिन्हा कोई बेवकूफ बंदा नहीं होता है, वो बोल रहा होता है कि जल्दी इसके बारे में एक्शन लो और यहाँ पर फोर्थ अंकल को इसके बारे में बताओ। अगर सिटी लॉर्ड को पता चल गया हमारे सिटी में एक इस तरह का टैलेंट मौजूद है तो उसे यहाँ पर एक ऐसा प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि लिन फैमिली जैसा 4 फैमिली भी मिलके यहाँ पर फैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। यहाँ पर मिस लिन भी बोलती है कि ठीक है मैं इसे जल्दी करने के लिए यहाँ से जा रही हूँ। हालांकि यहाँ पर मिस लिन जाने से पहले बोल रही होती कि ब्रदर हाउ यहाँ पर थर्ड अंकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तुम्हें मिला। मैंने यहाँ पर उसे बहुत बार कॉल लगाने की कोशिश किया लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर जिन्हा बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। पर यहाँ पर जिन्हा मन में बोल रहा होता है कि क्या थर्ड अंकल के साथ भी कोई घटना हो चुका है। हालांकि नेक्स्ट सीन में हम लोग म्युनिसिपल हॉल का सीन देखते हैं, यानी वही सिटी हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग आया होता है। और वहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं सियाओ लियू को, जो यहाँ पर फैंग को असिस्ट कर रही होती है और पूछ रही होती है कि आखिरकार मैं आपको किस तरह से मदद कर सकती हूँ। और यहाँ पर सियाओ लू फैंग को उसी जगह में ले आते हैं जहाँ पर सिटी में नोबल टैलेंट को दिया जाता है, यानी किसी को भी वहाँ पर नोबल टैलेंट मिलता है। हम वहाँ पर बैटल ग्राउंड में देखते हैं चूचू एक बंदे से फाइट कर रही होती है। यहाँ पर फैंग उसे देखने के बाद बोल रहा था कि क्या वो चूचू है, आखिरकार वो अभी तक अपने असाइनमेंट को कंप्लीट क्यों नहीं किया है। मुझे लगा कि ऑलरेडी उसे यहाँ पर टैलेंट मिल चुका है, क्या सच में उसको जो अपोनेंट मिला है वो 1 स्टार मिजिस्टिस्ट का एलिमेंटिस्ट है। हालांकि हम देखते हैं कि चूचू को भी फाइट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा होता है। फैंग बोल रहा होता है कि वाकई में ये लड़की एक 1 स्टार मिड स्टेज के एलिमेंटिस्ट को अच्छा खासा टक्कर दे रही है। यहाँ पर हम देखते हैं चूचू का जो ओपोनेंट होता है वो असल में एक मेटल एलिमेंटिस्ट होता है। फैंग बता रहा होता है कि मेटल एलिमेंटिस्ट के पास ये खास एबिलिटी होता है कि वो ऑफेंसिव में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूचू ऑलरेडी अपर हैंड में है। भले ही उसके पास ऑफेंसिव एबिलिटी है लेकिन यहाँ पर चूचू के पावर के सामने वो बंदा यहाँ पर फीका पड़ जाएगा। हम देखते हैं फैंग ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में होता है और हमें यहाँ पर पब्लिक के मुंह से पता चलता है कि ऑलरेडी यहाँ पर
चूचू को बैरन का टाइटल मिल गया है, वो भी फर्स्ट लेवल का। लेकिन चूचू यहाँ पर तुरंत ही सेकंड लेवल के लिए एक बंदे को फाइट कर चुकी है। बंदे यहाँ पर चूचू को एरोगेंस बुला रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर चूचू का पावर देखते हैं और उसके फाइटिंग स्टाइल को देखते हैं तो बोल रहे होते हैं कि वाकई में ये लड़की एरोगेंट है, लेकिन ये अपने पावर के हिसाब से एरोगेंट नहीं है। वो वाकई में यहाँ पर उस बंदे को टक्कर दे रही है। वो छोटी लड़की आखिरकार कहाँ से आई है और कितना ज्यादा पावरफुल है। और जैसे कि यहाँ पर चूचू को फाइट करते हुए देखकर सब बंदे दीवाने बनते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सब ऑडियंस दीवाने बन चुके होते हैं। हम वहाँ पर ऊपर में 3 जज को देखते हैं जो इस फाइट को देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि ओल्ड चंग तुम देख रहे हो, वो लड़की वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमें इसके बारे में सिटी लॉर्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे यांग सिटी में इस तरह का टैलेंट भी मौजूद है। हम वहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं, यानी ओल्ड चंग को देखते हैं, जो बोल रहा होता है कि हाँ वाकई में इस लड़की का पावर एक अलग ही टेरिफाइंग लेवल पे है। रिकॉर्ड के हिसाब से ये बस 13 साल की है, उसके बावजूद भी। हम वहाँ पर देखते हैं कि चूचू अपने ओपोनेंट को ऑलरेडी हरा ही चुकी होती है। वो बंदा वहाँ पर स्टेज से गिरने ही वाला होता है। बंदे बोल रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर ये ऑलरेडी हार चुका है। वो बंदा वहाँ पर स्ट्रगल करते हुए बोल रहा होता है कि क्या मैं इस बच्ची से हार सकता हूँ? नहीं, मैं अभी भी यहाँ पर लड़ सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर स्ट्रगल करते हुए बच जाता है और गुस्सा होते हुए यहाँ पर चूचू के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ। तुम जैसे एक छोटी लड़की, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया कि तुम यहाँ पर मुझे हराने की कोशिश कर सकते हो? इससे बोलते हुए वो बंदा यहाँ पर चूचू के ऊपर एक जोरदार अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड चंग वहाँ पर जोर से चिल्लाता है और बोल रहा होता है कि अब यहाँ पर रुक जाओ, असाइनमेंट ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम चूचू को देखते हैं जिसका तलवार उसके अपोनेंट के गर्दन में होता है। वो बोल रही होती है कि क्या असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें फाइट करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तलवार को अपने गर्दन के सामने देखकर वो बंदा भी घबराते हुए बोल रहा होता है कि हाँ हम इस यहाँ पर ओल्ड चंग आते हुए बोल रहा होता है कि लिटिल यू, यानी उसी ओपोनेंट को बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क किया है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। वो बंदा भी अपने तारीफ को सुनकर खुश होता है। चूचू बोल रही होती है कि क्या मैंने इस फाइट को भी यहाँ पर जीत लिया है। यहाँ पर ओल्ड चंग आते हुए बोल रहा होता है कि हाँ बच्ची, तुम यहाँ पर जीत चुकी हो, तुमको बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड लेवल बैरन के टाइटल को अचीव कर लिया है। हम बाकी बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर चूचू को चेयर अप कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अपने तारीफ को सुनकर चूचू भी किसी सेलिब्रिटी की तरह वहाँ पर हाथ हिलाते हुए सबको थैंक्स बोल रही होती है। वहाँ पर ओल्ड चंग बोल रहा होता है कि चलो जबकि तुम यहाँ पर इस बैटल को जीत लिया है तो बाकी प्रोसीजर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चूचू का नजर फेंग के ऊपर पड़ता है। वो यहाँ पर अपने बिग ब्रदर को आवाज दे रही होती है। फेंग भी वहाँ पर उसे बधाई देता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड लेवल के बैरन को टाइटल को अचीव कर चुकी है। चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर आप क्यों तारीफ कर रहे हैं, सब तो आप ही का गाइडेंस है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। हालांकि फेंग पूछ रहा होता है कि सीनियर सिस्टर यान कहाँ पर है। चूचू बता रही होती कि वो जैसे ही अपने असाइनमेंट को यहाँ पर कंप्लीट किए वो बोल रही थी कि मैं यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। वो बोली कि मैं जल्दी ही यहाँ पर आ जाऊंगी तो तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि फेंग बोल रहा था कि वो ऐसा बात है तो चलो तुम्हारे प्रोसीजर को और कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पर ओल्ड चेंग को देखते हैं जो चूचू को एक बैच देते हैं। वो ऑल के नहीं बल्कि सेकंड लेवल बैरोन का टाइटल होता है। चूचू भी उसे लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और हम लोग इंडिपेंडेंस डे में किस तरह झंडा अपने सीने में लगाते हैं उसी तरह यहाँ पर चूचू उस बैच को अपने सीने में लगाकर बहुत ही ज्यादा फ्लैक्स मार रही होती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हालांकि हम वहाँ पर ओल्ड चेंग को देखते हैं जो बोल रहा होता है फेंग को देखते हुए कि बॉय क्या तुम्हें भी यहाँ पर अपने आईडी को प्रमोट कराना है? तुम्हारी बहन ऑलरेडी सेकंड लेवल बैरन को टाइटल को अचीव कर चुकी है, अगर तुम चाहो तो इसे करवा सकते हो, तुम लोग दोनों एक साथ करवाओगे तो ये अच्छा होगा। यहाँ पर चूचू बता रही होती कि मेरे ब्रदर के पास ऑलरेडी बैरन से भी हाई लेवल का बैच मौजूद है, अब वो यहाँ पर अपने नोबल टाइटल को यहाँ पर लेने वाला है। यहाँ पर ओल्ड चेंग बोल रहा था कि क्या तुम यहाँ पर नोबल टैलेंट के टेस्ट को देने के लिए आए हो? हालांकि यहाँ पर ओल्ड चेंग को भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोल रहा था ठीक है, तुम्हें अगर नोबल टैलेंट चाहिए तो तुम यहाँ पर पहले अपने कल्टिवेशन टैलेंट को दिखाओ और लेवल को दिखाओ कि आखिरकार तुम कितने लेवल में हो। फेंग भी वहाँ पर अपने लेवल को और टैलेंट को शो करने लगता है। हालांकि यहाँ पर फेंग इस बार अपने फायर एलिमेंट को दिखा रहा होता है। हालांकि फेंग बोल रहा होता है कि पहले मेरे टैलेंट और मेरे कल्टीवेशन पावर को देखिए, फिर यहाँ पर कुछ बोलिएगा। और फेंग यहाँ पर जैसे ही अपने पावर को बढ़ाता है वो अपने पावर को 1 स्टार एलिमेंटेशन तक पहुंचा देता है। इसे देखने के बाद ओल्ड चेंग हैरान होते हुए बोल रहा था कि यंग बॉय क्या तुम ऑलरेडी यहाँ पर 1 स्टार एलिमेंटिस्ट बन चुके हो? हालांकि यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो और फिर बोलो। यहाँ पर फेंग अपने और पावर को बढ़ा देता है और उस ऑरा को महसूस करते हुए ओल्ड चेंग का यहाँ पर मुंह से जुबान बाहर निकल जाता है। वो बोल रहा था ये ऑरा तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शन लेवल का किसी मास्टर का है। हम लोग ओल्ड चेंग को देखते हैं जो फेंग के बढ़ते हुए पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या ये बंदा आखिरकार कौन है जो इतना यंग होने के बावजूद भी यहाँ पर इतना भयानक पावर को होल्ड करता है? ये तो हमारे सिटी लॉर्ड से भी ज्यादा जीनियस है। क्या इसका यहाँ पर कल्टीवेशन टैलेंट पियरलेस में है? यहाँ पर वो बंदा हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि इस लड़के का टैलेंट यहाँ पर लिमिटलेस है। हालांकि हम देखते हैं ओल्ड चेंग को जो ये सब एहसास करने के बाद वहाँ पर अपने औकात में आते हुए वहाँ पर फेंग को बहुत ही अच्छे से इज्जत कर रहा होता है।
वो बोल रहा होता है कि सर प्लीज आइए यहाँ पर सोफे में बैठ जाइए, आखिरकार आप यहाँ पर क्या लेना चाहेंगे, हमारे अलायंस में बहुत कुछ है, क्या किस तरह का टी आप लेना चाहेंगे। फ्रैंक भी वहां पर बैठते हुए बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पर फोनिक्स टी दीजिए। वहां पर वो ऑल्चिंग अपने एम्प्लॉयर श्याओली को बोल रहा होता है कि जल्दी से सर के लिए फोनिक्स टी लाओ। हम देखते हैं यहाँ पर फ्रैंक डायरेक्टली पूछता है कि आखिरकार ऑल्चिंग यहाँ पर कोई भी नोबल बनने के बाद उसे रिवॉर्ड किस तरह मिलता है। यहाँ पर ओल्डचंग बता रहा होता है कि कोई भी यहाँ पर बैरोन का टाइटल को होल्ड करता है तो उसे फर्स्ट लेवल में यहाँ पर 30 मिलियन मिलता है और सेकंड लेवल में यहाँ पर 50 मिलियन, थर्ड लेवल बैरोन को 70 मिलियन मिलता है और फोर्थ लेवल बैरोन को यहाँ पर 100 मिलियन हर मंथ मिलता है। ये सब सुनने के बाद फ्रैंक अपने मन में बोल रहा होता है कि वाकई में ये इतना भी ज्यादा कम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वैन काउंट के टाइटल को अगर हासिल कर लेता हूँ तो मैं आराम से हर मंथ कुछ $100 मिलियन कमा सकता हूँ और इससे मैं हमेशा करोड़ों रुपए खर्च कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसी तरह फ्रैंक यहाँ पर सोच रहा होता है और यहाँ पर ओल्ड चंग बोल रहा होता है कि ये सब के अलावा यहाँ पर तुम्हें साउथ अलायंस के द्वारा एक टाइटल मिलेगा। यहाँ पर चूचू पूछ रही होती है कि आखिरकार बाकी सब अलायंस के बारे में क्या। यहाँ पर ओल्ड चंग बोल रही होती है कि छोटी बच्ची, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ पर ओल्ड चंग बता रहा होता है कि प्रेजेंट डे में हमारे यहाँ पर 7 अलायंस है, जिसमें से साउथ, नॉर्थ, स्नो माउंटेन, वर्मेलियन बर्ड आता है, व्हाइट टाइगर आता है और ब्लैक टर्टल आता है और लास्ट में अजूरे ड्रैगन। और सब एक अलायंस को यहाँ पर 9 स्टार एलिमेंटिस्ट के द्वारा बैकअप मिलता है, जो एक इनलेस पावर का सोर्स है। वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर शब्दों के साथ बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ओल्ड चंग बोल रहा होता है कि अगर हमारा कॉमन एनिमी ये डीमन बीस्ट और फ्यूसियस बीस्ट नहीं होते हैं तो हमारे अलायंस के बीच में कब का बहुत ही ज्यादा फाइट होता। फिर भी हमारे अलायंस से अगर कोई दूसरे अलायंस में बंदे चले जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही खराब किया जाता है, क्योंकि ये एक इंसान का नेचर ही है। यहाँ पर फ्रैंक पूछ रहा होता है कि ओल्ड चंग, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो भी चाय पीते हुए बोल रहा होता है कि हाँ पूछो। फ्रैंक यहाँ पर पूछ रहा होता है कि अगर मुझे वैंकाउंट का टाइटल लेना है तो क्या मुझे एक एक करके सबसे फाइट करना होगा या मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक ही से फाइट करके वैंकाउंट के टाइटल को ले सकता हूँ। यहाँ पर ओल्ड चंग बहुत ही ज्यादा शौक होता है। वो बोल रहा था कि क्या तुम यहाँ पर वैंकाउंट के टाइटल के बारे में बात कर रहे हो। बेचारा ओल्ड चंग ऑलरेडी फ्रैंक के इतने ही से पावर देखकर शौक होता है, अगर वो अपना पावर पूरा पावर दिखा जाए तो ये तो यहाँ पर बेचारा मर ही जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दरवाजा खोलकर आता है, जिसे सुनने के बाद ओल्ड चंग गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार किस कमीने का हिम्मत हुआ कि जो यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए आ गया। हम दरवाजे के